बिना किसी औपचारिकता के आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज का ये गहन अध्ययन एक ऐसे विषय पर है जिसे विज्ञान की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चमत्कारों में से एक माना जाता है। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बिल्कुल। और हमारे आज के जो मुख्य स्रोत हैं वे सीधे तौर पर एनसीईआरटी जीव विज्ञान के अध्याय 11 और 13 पर आधारित हैं। हाँ, जो कि बहुत ही प्रामाणिक स्रोत हैं। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि बोर्ड परीक्षा और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया को एक-एक करके डिकोड करना है। सही कहा। इसे स्टेप बाय स्टेप और बेहद सरल हिंदी में समझना है। तो चलिए इस मशीन के एक-एक पुर्जे को खोलकर देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। देखिए, अगर हम इसे एक बहुत बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों के खाना बनाने की कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह इस पूरी पृथ्वी पर जीवन का एकलौता आधार है। मतलब यह वह एकमात्र प्राकृतिक तंत्र है जो सूरज की असीमित और बिखरी हुई सौर ऊर्जा को पकड़ता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में पैक कर देता है। बिल्कुल, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। पृथ्वी की पूरी खाद्य श्रृंखला इसी ऊर्जा पर निर्भर है। और यहाँ छात्रों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कीवर्ड है, ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन मुक्त करती है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब इस समय हम जो भी सांस ले रहे हैं वो असल में किसी पौधे के भीतर पानी के अणु के टूटने से निकलने वाला एक तरह का एग्जॉस्ट या निकास गैस है। सही बात है। लेकिन सदियों पहले लोगों को ये सब तो नहीं पता था। स्रोत सामग्री उन ऐतिहासिक प्रयोगों की एक पूरी कहानी बताती है जिन्होंने धीरे धीरे इस रहस्य से पर्दा उठाया। और इतिहास को परीक्षा के दृष्टिकोण से समझना बहुत जरूरी है। हर प्रयोग ने एक नई ईंट रखी है। तो शुरुआत हम 1770 के दशक से करते हैं। हाँ, जोसेफ प्रीस्टले नाम के वैज्ञानिक के प्रयोग से। उन्होंने एक बंद बेल जार लिया, उसके अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी और एक चूहे को छोड़ दिया। उस जमाने में प्रयोगशालाओं में जानवरों के अधिकारों के कोई खास नियम तो होते नहीं थे। बिल्कुल नहीं। तो जाहिर है कुछ ही देर में मोमबत्ती बुझ गई होगी और चूहे का दम घुट गया होगा, क्योंकि बेल जार के अंदर की हवा खराब हो गई थी। हाँ, लेकिन असली खोज तब हुई जब प्रीस्टले ने उसी बेल जार के अंदर पुदीने का एक छोटा सा पौधा रख दिया। मिंट का पौधा? जी। इस बार मोमबत्ती भी जलती रही और चूहा भी आराम से जीवित रहा। यानी प्रीस्टले के प्रयोग ने ये साफ कर दिया कि जो हवा हम सांस लेकर या वो जलती हुई मोमबत्ती खराब कर रही है, पौधे असल में उस हवा को शुद्ध कर रहे हैं। बिल्कुल, उस हवा को रिसाइकिल कर रहे हैं। उन्होंने हवा को शुद्ध करने वाली इस चीज को पहचाना जिसे आज हम ऑक्सीजन कहते हैं। फिर इसी कड़ी में जेन इंगनहाउस का नाम आता है। उन्होंने तो इस प्रयोग को एक कदम और आगे बढ़ा दिया था। इंगनहाउस ने सूरज की रोशनी के महत्व को साबित किया था, है ना? हाँ, उन्होंने प्रीस्टले वाले सेटअप को ही लिया, लेकिन उसे एक बार घुप अंधेरे में रखा और एक बार तेज धूप में। इसके अलावा उन्होंने जलीय पौधों यानी पानी के अंदर रहने वाले पौधों पर भी प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि जब जलीय पौधे को तेज धूप में रखा जाता है तो उसके हरे भागों के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं। और अंधेरे में ऐसे कोई बुलबुले नहीं बने? बिल्कुल नहीं। और वे बुलबुले असल में ऑक्सीजन के थे। तो इंगनहाउस ने दो चीजें साफ कर दी। पहला, सूरज की रोशनी अनिवार्य है, और दूसरा, ऑक्सीजन केवल पौधे के हरे भाग से ही निकलती है। सही कहा। इसके बाद ये कहानी 1854 में जूलियस वॉन सैक्स तक पहुंचती है। यहाँ छात्रों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? यहाँ दो कीवर्ड्स पर बहुत जोर देना चाहिए, ग्लूकोज और स्टार्च। ग्लूकोज और स्टार्च? हाँ, जूलियस वॉन सैक्स ने ये प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तो उसके हरे भाग में भोजन बनता है। ये भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है। लेकिन ग्लूकोज तो पानी में घुलनशील होता है। बिल्कुल, इसीलिए पौधे उसे उसी रूप में जमा करके नहीं रख सकते। तो पौधे उस ग्लूकोज को स्टार्च या मंड के रूप में संचित करते हैं। ये तो हो गया कि भोजन बनता है और ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन पौधे को कैसे पता चलता है कि सूरज की रोशनी के किस रंग का उपयोग करना है? इसके लिए T.W. एंगलमैन का वो मशहूर प्रिज्म वाला प्रयोग बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा था। उनका प्रयोग वाकई अपने समय से बहुत आगे था। उन्होंने एक प्रिज्म का उपयोग किया और सफेद प्रकाश को उसके 7 अलग-अलग रंगों वाले स्पेक्ट्रम में बांट दिया, जैसे इंद्रधनुष होता है। ठीक है। फिर उन्होंने इस रंगीन प्रकाश को क्लैडोफोरा नामक एक हरे शैवाल पर डाला। पता चला कि किस रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है,
उस समय ऑक्सीजन नापने की कोई मशीन तो थी नहीं। यही तो उनकी सबसे बड़ी तरकीब थी। उन्होंने ऑक्सीजन खोजने वाले एरोबिक बैक्टीरिया का उपयोग किया। अरे वाह। उन्होंने उस शैवाल को बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रख दिया। ये बैक्टीरिया वहां जमा होते थे जहां ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती थी। तो परिणाम क्या निकले? परिणाम बहुत चौंकाने वाले थे। बैक्टीरिया मुख्य रूप से लाल और नीले प्रकाश वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जमा हो गए। मतलब बैक्टीरिया का इस्तेमाल ऑक्सीजन डिटेक्टर के रूप में किया गया। जी हाँ, इस तरह दुनिया को प्रकाश संश्लेषण का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम मिला। एक्शन स्पेक्ट्रम, जो ये बताता है कि नीले और लाल रंग में ये प्रक्रिया सबसे तेज होती है। बिल्कुल। पर इन सब खोजों के बाद भी विज्ञान में एक बहुत बड़ी गलतफहमी बाकी थी। कौन सी गलतफहमी? वैज्ञानिक मानते थे कि जो ऑक्सीजन बाहर आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के टूटने से आती है। और इस गलतफहमी को कॉर्नेलियस वैन नील ने दूर किया था। हाँ, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो पर्पल और हरे बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। और वैन नील ने यह सिद्ध किया कि ये ऑक्सीजन CO2 से नहीं बल्कि जल यानी H2O के टूटने से आती है। एकदम सही। प्रकाश की उपस्थिति में पानी का अणु टूटता है, ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और जो हाइड्रोजन बचता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर शर्करा या शुगर बनाता है। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया को समझने में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। तो इन ऐतिहासिक प्रयोगों ने हमें ये तो बता दिया कि कच्चा माल क्या है, प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पौधे के भीतर ये पूरी फैक्ट्री आखिर है कहाँ? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर हम एक पत्ती के अंदर जूम इन करें तो ये पूरी प्रक्रिया मीज़ोफिल कोशिकाओं के भीतर मौजूद हरित लवक में होती है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जी, क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर का डिजाइन बहुत ही व्यवस्थित होता है। इसके अंदर एक बहुत ही स्पष्ट श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। मतलब अलग अलग हिस्सों का अलग अलग काम तय है। बिल्कुल। इसके मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं। पहला है झिल्ली तंत्र, जिसे ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। आप इन्हें सिक्कों की तरह एक के ऊपर एक रखे हुई चपटी थैलियों की तरह समझ सकते हैं। ये हिस्सा सीधे तौर पर सोलर पैनल की तरह काम करता है। तो ये प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। हाँ, ये प्रकाश ऊर्जा को सोखता है और ATP और NADPH के रूप में ऊर्जा बनाता है। क्योंकि इसमें सीधे प्रकाश की जरूरत होती है, इसे प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का दूसरा भाग क्या करता है? दूसरा भाग एक तरल पदार्थ है जो इस झिल्ली तंत्र के चारों ओर भरा होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में वे एंजाइम मौजूद होते हैं जो प्रकाश अभिक्रिया से बने ATP और NADPH का उपयोग करके असली काम करते हैं, यानी CO2 को जोड़कर शर्करा बनाते हैं। सही। और इसे अंधकार अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहा जाता है। मुझे लगता है यहाँ छात्रों के लिए एक बात साफ करना जरूरी है। अंधकार अभिक्रिया का मतलब ये कतई नहीं है कि ये प्रक्रिया रात के अंधेरे में होती है। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि ये प्रक्रिया सीधे तौर पर प्रकाश पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर है। ATP और NADPH पर। जी हाँ। जब हम प्रकाश को सोखने वाले इस झिल्ली तंत्र की बात करते हैं तो पत्तियों का हरा रंग दिमाग में आता है, लेकिन क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग हमें कुछ और ही बताता है। हाँ, वो बताता है कि पत्ती का रंग सिर्फ एक वर्णक या पिगमेंट से नहीं आता। तो कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? पत्तियों में मुख्य रूप से 4 वर्णक होते हैं। सबसे प्रमुख है क्लोरोफिल A, जो क्रोमेटोग्राफी पेपर पर नीला हरा दिखाई देता है। यही प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। हाँ, इसके अलावा क्लोरोफिल B होता है जो पीला हरा दिखता है, ज़ैंथोफिल जो पीला होता है और कैरोटीनॉइड जो पीले से नारंगी रंग का होता है। तो इतने सारे अलग अलग वर्णकों की क्या जरूरत है जब मुख्य काम क्लोरोफिल A ही कर रहा है? ये बाकी वर्णक एंटीना की तरह काम करते हैं। एंटीना की तरह? हाँ, सूरज की रोशनी में अलग अलग तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ्स होती हैं। ये वर्णक उन तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करते हैं जो क्लोरोफिल A नहीं कर पाता। अच्छा। और फिर उस सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके क्लोरोफिल A तक पहुंचा देते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। यहाँ से बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। ये ऊर्जा आखिर बनती कैसे है? जरा Z स्कीम या Z स्कीम के बारे में बताइए। तो देखिए, इस प्रकाश अभिक्रिया में 2 फोटोसिस्टम काम करते हैं, PS2 और PS1। फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। हाँ, इसे ऐसे समझना चाहिए कि ये दोनों फोटोसिस्टम वर्णकों के बड़े गुच्छे हैं। PS2 का अभिक्रिया केंद्र P680 है। मतलब ये 680 नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को सबसे अच्छी तरह अवशोषित करता है। एकदम सही। और PS1 का केंद्र P700 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रक्रिया हमेशा PS2 से शुरू होती है। तो जैसे ही 680 नैनोमीटर का प्रकाश PS2 पर पड़ता है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा से भर जाते हैं। और वे इतनी जोर से उत्तेजित होते हैं
कि वे अपनी परमाणु कक्षा से बाहर उछल जाते हैं। और यहीं पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। हाँ, जल का विघटन या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब PS2 से इलेक्ट्रॉन उछलकर चले गए तो वहां एक खाली जगह बन गई। उस जगह को भरने के लिए PS2 पानी के अणुओं को तोड़ता है। H2O टूटकर ऑक्सीजन, प्रोटॉन और नए इलेक्ट्रॉन बनाता है। और यही वही ऑक्सीजन है जो हम सांस में लेते हैं। बिल्कुल। अब जो इलेक्ट्रॉन PS2 से उछले थे उनका क्या होता है? वे एक के बाद एक कई इलेक्ट्रॉन ग्राही अणुओं से होकर गुजरते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या ETS कहते हैं। हाँ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कई लोग लाइन में खड़े होकर पानी की बाल्टी एक दूसरे को पास कर रहे हों। बहुत बढ़िया उदाहरण है। इस श्रृंखला से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन अंततः PS1 के पास पहुंचते हैं। PS1 भी तब तक प्रकाश अवशोषित करके अपने खुद के इलेक्ट्रॉन आगे भेज चुका होता है। ठीक है। अंत में ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और पानी के टूटने से निकले प्रोटॉन एक साथ मिलकर NADP+ को अपचयित करते हैं और NADPH बना देते हैं। और अगर हम इस पूरे सफर को एक ग्राफ पर बनाएं तो इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर Z जैसा बनता है। इसीलिए इसे Z स्कीम कहा जाता है। ये तो बात हुई अचक्रीय या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन वापस नहीं लौटते और ATP के साथ NADPH भी बनता है। लेकिन एक चक्रीय या साइक्लिक प्रक्रिया भी होती है, ऐसा क्यों? परीक्षा के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। कभी-कभी पौधे को सिर्फ 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश मिलता है। ऐसी स्थिति में PS2 काम करना बंद कर देता है। तब केवल PS1 सक्रिय रहता है। अच्छा, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन आगे NADPH बनाने के बजाय वापस घूमकर PS1 में ही आ जाते हैं। हाँ, और वे ETS में चक्कर लगाने लगते हैं। और यहाँ जोर देने वाली बात यह है कि इस साइक्लिक प्रक्रिया में केवल ATP बनता है, NADPH नहीं। बिल्कुल सही। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जब ETS से गुजर रहे होते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया आखिर ATP यानी ऊर्जा का निर्माण कैसे करती है? इस तंत्र को समझाने के लिए केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस या रसोपरासरणी परिकल्पना दी गई है। जी, इसे समझने के लिए हम एक रियल लाइफ उदाहरण ले सकते हैं। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध या डैम के बारे में सोचिए। ठीक है। बिजली बनाने के लिए क्या किया जाता है? बांध बनाकर पानी को एक तरफ बहुत ऊंचाई तक इकट्ठा किया जाता है। फिर उस पानी को एक छोटे से टरबाइन से तेजी से गुजारा जाता है। पानी के उस तेज बहाव से टरबाइन घूमता है और बिजली बन जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बिल्कुल यही काम सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ पानी की जगह प्रोटॉन यानी H+ आयन इकट्ठे किए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन Z स्कीम में ETS से गुजर रहे होते हैं तो उनकी ऊर्जा का उपयोग करके प्रोटॉन को स्ट्रोमा से खींचकर थाइलाकॉइड झिल्ली के अंदर, जिसे ल्यूमेन कहते हैं, हाँ, ल्यूमेन में जबरदस्ती भर दिया जाता है। इसके अलावा जो जल का विघटन हुआ था उससे निकलने वाले प्रोटॉन भी ल्यूमेन के अंदर ही जमा हो रहे हैं। और दूसरी तरफ स्ट्रोमा ने प्रोटॉन का उपयोग NADPH बनाने में हो जाता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि ल्यूमेन के अंदर, मतलब बांध के पीछे, प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और स्ट्रोमा में कम। बहुत बढ़ जाता है तो ये प्रोटॉन बाहर निकलने के लिए बेताब हो जाते हैं। बिल्कुल। और झिल्ली में एक खास टरबाइन लगा होता है जिसे ATP सिंथेज एंजाइम कहते हैं, जिसके दो भाग होते हैं, F0 और F1। हाँ, F0 झिल्ली के अंदर एक चैनल बनाता है और F1 स्ट्रोमा की तरफ बाहर निकला रहता है। तो जब ये इकट्ठे हुए प्रोटॉन F0 चैनल से होते हुए तेजी से स्ट्रोमा की ओर भागते हैं तो इस तेज बहाव से इतनी ऊर्जा निकलती है कि F1 कण के आकार में बदलाव आ जाता है। ये बदलाव इतना शक्तिशाली होता है कि वो ADP में एक फॉस्फेट जोड़कर उसे ATP में बदल देता है। यही वो ऊर्जा है जिसकी पौधे को तलाश थी। जरा सोचिए, पौधे अपने अंदर प्रोटॉन का एक ट्रैफिक जाम बनाते सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें एक छोटे से दरवाजे से गुजार कर ऊर्जा बनाई जा सके। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना है। तो इस सब का क्या अर्थ है? अब हमारे पास प्रकाश अभिक्रिया के दोनों उत्पाद तैयार है, ATP और NADPH। अब असली काम शुरू होता है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उससे भोजन बनाना, शर्करा बनाना, जिसे हम अंधकार अभिक्रिया या केल्विन चक्र कहते हैं। जी, C3 पथ। छात्रों के लिए इसे 3 मुख्य चरणों में समझना बहुत जरूरी है। तो पहला चरण है कार्बोक्सिलीकरण या कार्बोक्सिलेशन। हाँ, इसमें वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट में आती है
और पहले से मौजूद एक 5 कार्बन वाले अणु के साथ जुड़ती है, जिसे RUBP कहते हैं। बिल्कुल। इस जुड़ने की प्रक्रिया को एक बहुत ही खास एंजाइम अंजाम देता है, जिसे रुबिस्को कहते हैं। रुबिस्को। और छात्रों को यह तथ्य याद रखना चाहिए कि रुबिस्को पूरी दुनिया में सबसे अधिक पाया जाने वाला एंजाइम है। सही कहा। तो 5 कार्बन वाला RUBP और 1 कार्बन वाली CO2 मिलकर 3 कार्बन वाले अणु 3PGA के 2 अणु बनाते हैं, जो कि पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला है, इसीलिए इसे C3 पथ कहा जाता है। इसके बाद दूसरा चरण आता है, अपचयन या रिडक्शन। इस चरण में प्रकाश अभिक्रिया वाले ATP और NADPH का खर्च होता है ना? हाँ, और इसी चरण में अंततः ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहाँ गणित का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैसे? ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन होते हैं। चूंकि हर बार चक्र में केवल 1 कार्बन प्रवेश करता है, तो एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए इस केल्विन चक्र को 6 बार घूमना पड़ता है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में 18 ATP और 12 NADPH खर्च होते हैं। और फिर आता है तीसरा चरण, पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन। हाँ, अगर चक्र को लगातार चलाना है तो उस 5 कार्बन वाले RUBP को वापस बनाना होगा। इसके लिए 1 ATP और खर्च होता है। इस तरह केल्विन चक्र चलता रहता है और ग्लूकोज बनता रहता है। ज्यादातर पौधे यही C3 पथ अपनाते हैं, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो कुछ पौधे अलग होते हैं। जैसे जो बहुत गर्म और शुष्क इलाकों में पाए जाते हैं। हाँ, जैसे मक्का और ज्वार। उनके सामने एक बड़ी चुनौती होती है। वे एक अलग रास्ता अपनाते हैं, जिसे C4 पथ कहा जाता है। इन C4 पौधों की पत्तियों के अंदर का ढांचा सामान्य पौधों से अलग होता है। इसे क्रांच शरीर या क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। क्रांच का मतलब है माला? हाँ, इनमें पत्तियों की शराओं के चारों ओर बड़ी बड़ी कोशिकाओं की एक मोटी परत होती है, जिसे पुलाच्छद कोशिकाएं या बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। बिल्कुल। इन पौधों में CO2 को ग्रहण करने का पहला अणु RUBP नहीं होता, बल्कि एक 3 कार्बन वाला अणु PEP होता है। और पहला उत्पाद 3PGA की जगह 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, जिसे OAA कहते हैं। इसीलिए इसे C4 पथ कहते हैं। ये शुरुआती प्रक्रिया बाहर की मीजोफिल कोशिकाओं में पेप्केज एंजाइम द्वारा होती है। इसके बाद यह 4 कार्बन वाला OAA अंदर की पुलाच्छद कोशिकाओं में चला जाता है। हाँ, वहाँ ये टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पुलाच्छद कोशिका के अंदर वही पुराना केल्विन चक्र चलता है। C4 पौधों को ये अलग रास्ता क्यों अपनाना पड़ा, जब आखिरकार केल्विन चक्र ही चलाना था और रुबिस्को का ही इस्तेमाल करना था? हाँ, तो इतना जटिल रास्ता क्यों? क्योंकि C3 पौधों में एक बहुत बड़ी जन्मजात समस्या है। इसे प्रकाश श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। हमने जिस रुबिस्को एंजाइम की बात की थी, वो बहुत ही अजीब व्यवहार करता है। रुबिस्को के नाम में जो C और O है, उसका मतलब है कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। यानी ये CO2 और ऑक्सीजन दोनों के साथ जुड़ सकता है। बिल्कुल। जब तापमान सामान्य होता है और CO2 पर्याप्त होती है, तब तो ये CO2 से ही जुड़ता है। लेकिन गर्म और शुष्क मौसम में जब पौधे पानी बचाने के लिए अपने स्टोमेटा या रंध्र बंद कर लेते हैं, तो पत्ती के अंदर ऑक्सीजन जमा होने लगती है। और ऐसे में रुबिस्को CO2 को छोड़कर ऑक्सीजन के साथ जुड़ने लगता है। हाँ, और यह बहुत ही विनाशकारी होता है। जब रुबिस्को ऑक्सीजन से जुड़ता है तो शर्करा बनने की प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाती है। मतलब इस प्रक्रिया में ना तो कोई भोजन बनता है और ना ही कोई ATP बनता है। उल्टा, पौधे के पहले से बने हुए ATP खर्च हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फालतू में बाहर निकल जाती है। ये पूरी तरह से एक नुकसानदायक प्रक्रिया है। इसीलिए मक्का और गन्ने जैसे C4 पौधों ने एवोल्यूशन के दौरान ये नई क्रन शारीर संरचना विकसित की। जी, वे CO2 को पकड़कर अंदर की पुलाच्छद कोशिकाओं में पंप करते रहते हैं। इससे रुबिस्को के आसपास हमेशा CO2 की सांद्रता बहुत अधिक रहती है। और रुबिस्को को ऑक्सीजन मिलती ही नहीं है, इसलिए प्रकाश श्वसन की समस्या पैदा ही नहीं होती। यही कारण है कि C4 पौधे उच्च तापमान सह लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की दर हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं है। इसे कई बाहरी कारक सीमित करते हैं। हाँ, इसे ब्लैकमैन की लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स से समझा जा सकता है। तो ये नियम कैसे काम करता है? संक्षेप में कहें तो यदि कोई प्रक्रिया कई कारकों से प्रभावित होती है, तो उस प्रक्रिया की दर उस कारक द्वारा तय होगी जो अपनी न्यूनतम आवश्यकता के सबसे करीब है। मतलब मान लीजिए प्रकाश बहुत अच्छा है, पानी भी भरपूर है, लेकिन वातावरण में CO2 कम है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर उसी कम CO2 के हिसाब से धीमी हो जाएगी। प्रकाश की तीव्रता
जैसे टमाटर। बिल्कुल। इसीलिए आधुनिक कृषि में इन्हें ग्रीन हाउस के अंदर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड देकर उगाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। सूरज की रोशनी पकड़ने वाले एंटीना से लेकर प्रोटॉन का बांध बनाने और टरबाइन घुमाने तक सब कुछ बहुत सटीक है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही रोचक बात लिखी है कि प्रकाश श्वसन के जैविक कार्य के बारे में अभी तक पता नहीं है। हाँ, ये बहुत हैरान करने वाला है। अगर प्रकृति इतनी कुशल और उत्तम है तो प्रकाश श्वसन जैसी नुकसानदायक और ऊर्जा बर्बाद करने वाली प्रक्रिया इतने सारे C3 पौधों में विकास के दौरान क्यों बनी रही? क्या ये वास्तव में एवोल्यूशन की कोई खामी है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा सुरक्षा तंत्र छिपा है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है? इस सवाल पर विचार कीजिएगा।